Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्टिंग पावर, एब्जॉर्प्शन पावर, ट्रांसमिटिंग पावर एक्सप्लेन की थी. साथ साथ इनके बीच में हम लोगों ने एक रिलेशन डेवलप किया था, दैट वाज R प्लस A प्लस T इज इक्वल टू 1. इसके साथ साथ मैंने आपको आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है ये मैंने आपको बताया. आइडियल ब्लैक बॉडी में मैंने आपको बताया था जब भी कोई बॉडी अपने ऊपर गिरने वाली समस्त हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसे हम लोग आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं. सही बोल रहा हूँ? आइडियल ब्लैक बॉडी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में एक आइडियल कॉन्सेप्ट है. इस दुनिया में कोई भी बॉडी आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है. फिर भी मैंने आपको शायद कल बताया होगा कि लैंप ब्लैक को हम लोग आइडियल ब्लैक बॉडी मानते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर गिरने वाली समस्त हीट रेडिएशन में से 96 to 98% तक एब्जॉर्ब कर लेता है. ये बातें हम लोगों ने पिछले टर्म तक की थी. आज हम लोगों को आगे बढ़ना है. इसी कड़ी में हमारे सामने अगला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन किरचॉफ्स लॉ. इससे पहले कि मैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में बताऊं, पहले आप मुझे बताओ, ये सब तैयारियां वैसे मैं पिछले टर्म पे कर चुका हूं, कल परसों ही मैंने बताया था, तो मुझे को एक बार बता दो जरा, है ना. मुझे ये बता दो कि अगर कोई बॉडी गुड एब्जॉर्बर है तो रिफ्लेक्टर कैसी है? अच्छा, गुड एब्जॉर्बर बैड रिफ्लेक्टर होंगे और बैड एब्जॉर्बर. अच्छा, बैड अगर एब्जॉर्बर है तो एमीटर कैसा होगा? अच्छा, मतलब बैड एब्जॉर्बर बैड एमीटर, गुड एब्जॉर्बर गुड एमीटर, गुड एब्जॉर्बर बैड रिफ्लेक्टर, बैड एब्जॉर्बर गुड रिफ्लेक्टर. अच्छा, क्यों ये जो रफ सरफेसेस होते हैं या डार्क कलर के सरफेसेस होते हैं वो कैसे एब्जॉर्बर है? अच्छा, गुड एब्जॉर्बर है, वो गुड एब्जॉर्बर है. और रिफ्लेक्टर कैसे है? और जो व्हाइट कलर होते हैं या लाइट कलर होते हैं और स्मूथ सरफेसेस होते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, बैड एब्जॉर्बर. जानते हो मतलब? आप अच्छे बच्चे हो. इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ. एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ की अगर हम बात करें तो किरचॉफ्स लॉ में ये कहा गया था E लैम्डा अपॉन A लैम्डा इज इक्वल टू E लैम्डा. दिस इज द किरचॉफ्स लॉ. E बोले तो एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, क्लियर. A बोले तो एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ अ बॉडी, क्लियर. तो ये रेशो है एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू द एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ अ बॉडी, क्लियर. तो यहां पर किरचॉफ्स लॉ में ये कहा गया है कि एक सर्टेन टेम्परेचर और सर्टेन वेवलेंथ पर, लैम्डा से वेवलेंथ होता है, ये तो जानते होंगे आप लोग. At a certain temperature and at a certain wavelength, the ratio of emissive power of a body to the absorption power of a body, कोई भी बॉडी हो, एक certain temperature और certain wavelength पे उसकी emissive power और absorption power का जो ratio होगा, that is equal to the emissive power of the black body at the same temperature and same wavelength. फिर से बोल रहा हूं, किरचॉफ्स लॉ में ये बात कही गई थी कि किसी भी बॉडी के लिए सर्टेन टेम्परेचर और सर्टेन वेवलेंथ पर एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्शन पावर का जो रेशो होता है दैट इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम वेवलेंथ. क्लियर है? इससे हमें पता क्या चलता है? वैसे तो ये स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट इस फॉर्मूले के आधार पे मैं बना सकता हूं, लेकिन एग्जैक्टली ये हमें दिखाता क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नजारा ऐसा हो जाएगा, E लैम्डा इज इक्वल टू E लैम्डा A लैम्डा. क्लियर? मैं यहां पर इन दो पॉइंट्स को पॉइंट आउट करना चाहता हूं. आपने मुझसे बोला था, अभी अभी मैं पूछ भी चुका हूं और आप मुझे जवाब भी दे चुके हैं, बस उसका रीजन ये रहा. रीजन बाद में दिया है, पहले समझा दिया है आपको. क्लियर? मैंने अभी बोला था जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो एमीटर कैसे होते हैं? जिसकी एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा होगी उसकी एमिसिव पावर ज्यादा होगी. अगर बैड एब्जॉर्बर होगा तो बैड एमिटर होगा. यानी ये कम है तो ये कम है,
ये ज्यादा है तो ये ज्यादा है, नहीं यही बात समझ, क्लियर है। तो यहां पर ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन से हमको ये पल्ले पड़ रहा है कि गुड एब्जॉर्बर आर द गुड एमीटर, बैड एब्जॉर्बर आर द बैड एमीटर, नहीं यही बात समझ में। गुड एब्जॉर्बर कौन सी होती है? डार्क कलर होते हैं, गुड एब्जॉर्बर डार्क कलर्स होते हैं और रफ सरफेसेस होते हैं, है ना। और बैड एब्जॉर्बर लाइट कलर्स होते हैं और स्मूथ सरफेसेस होते हैं। कहानी समझ में आ रही है? यस सर। पढ़ लो फटाफट किरचॉफ्स लॉ, फिर आगे की बात करूंगा आपसे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आगे की कहानी कहते हैं। गौर से सुनिएगा सब लोग। एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा। जब आप यहां पर आए थे, 10th पास करके आए थे, आप प्रमोट होके आए थे, तो स्टार्टिंग में सब लोग एक ही लेवल पे थे। यस सर। उस टाइम आपके दिमाग के अंदर 11th का जो नॉलेज था वो लो था, ना के बराबर था, है। यस सर। जब आप इनिशियल सिचुएशन में थे, लो नॉलेज वाली कंडीशन में थे, तो मैंने आपको जो भी दिया वो आपने एब्जॉर्ब किया। यस सर। यस सर। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब ध्यान से सुनना, जब आपकी नॉलेज लो थी, जब आप आए थे, तो मैंने आपको सिखाया था पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वो आपने अपने दिमाग में एब्जॉर्ब कर लिया, तब से आप पढ़ते चले आ रहे हो। अब आपकी हाई नॉलेज हो गई है। लो नॉलेज के टाइम पर आपने जिन चीजों को एब्जॉर्ब किया था, हाई नॉलेज में आने पर आप उन्हीं चीजों को एमिट कर पाएंगे, नहीं यही बात समझ। जब आपकी नॉलेज कम थी, तब आपने जिस फॉर्मूलाज को अपने दिमाग में एब्जॉर्ब किया था, हाई नॉलेज पे आ जाएंगे तो उन्हीं फॉर्मूलाज को एमिट करेंगे। यस सर। समझ गए? जो बोला समझ में आया? यस सर। जब लो नॉलेज पे आपने जिन चीजों को एब्जॉर्ब किया है, हाई नॉलेज पे जब आप आ जाएंगे तो उसी चीजों को एमिट करेंगे। यस और नो? यस सर। भाषा समझ में आ रही है? यस सर। कोई भी बॉडी लो टेम्परेचर पर जिस स्पेक्ट्रल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, हाई टेम्परेचर पे वो उसी को एमिट करती है। एमिट करेगी। नहीं यही बात समझ में? क्लियर? कोई भी बॉडी लो टेम्परेचर पर जिस स्पेक्ट्रल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, हाई टेम्परेचर पर वो उसी को एमिट करती है। जो रामायण बोली समझ में आ गई? यस सर। पढ़ लो, अगला नोट समझ जाओगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। लिसन एवरीवन, सिग्निफिकेंस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का क्या महत्व है ना, वो हमसे पूछ रहा है, सिग्निफिकेंस इसका। तो किरचॉफ्स लॉ के बारे में अगर हम लोग बात करें, सन से जो लाइट रेडिएशंस आती हैं, है ना, सन से जो लाइट रेडिएशंस आती हैं, तो आप लोगों ने अभी तक इतना ही पढ़ा है कि सन से जो लाइट आ रही है उससे हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो हमें 7 रंग मिलते हैं, बेजानी अपीलाना। सही बोल रहा हूं? इसके अलावा भी दुनिया भर के स्पेक्ट्रम होते हैं, जैसे जैसे आप हायर स्टडी करोगे आपको पता चलेगा। तो होता क्या है, सन के स्पेक्ट्रम में, सन से जो लाइट आई उसके स्पेक्ट्रम में, स्पेशली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये सब जानना हमारा टास्क नहीं है, पर सन से जो लाइट आ रही है उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें कुछ एक ब्लैक लाइंस ऑब्टेन्ड हुई। क्या ऑब्टेन्ड हुई? ब्लैक लाइंस। इन ब्लैक लाइंस को हम लोग फ्रॉनहोफर लाइंस बोलते हैं। कौन सी लाइंस बोलते हैं? फ्रॉनहोफर लाइंस। क्लियर? फ्रॉनहोफर लाइंस हम लोग इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको साइंटिस्ट फ्रॉनहोफर ने इन्वेंट किया था। क्लियर? यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट जो हम लोग एक्सप्लेन कर पाए, दैट इज विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। क्लियर? किरचॉफ्स लॉ कैन एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सनलाइट का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिला हमें, उसमें कुछ एक ब्लैक लाइंस ऑब्टेन्ड हुई। समझ में आ रही बात? इस बात को स्टडी हमने जो किया था, दैट इज विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। क्लियर? याद रखना पड़ेगा इस पॉइंट को आपको। इसके अलावा किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से वी कैन एक्सप्लेन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के कलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें 2 बातें कही गई हैं, तो इसमें भी बहुत ज्यादा डेप्थ, पर जितनी जरूरी आपके लिए वो समझें। तो इसमें यह बात कही गई कि अगर कोई बॉडी ट्रांसपेरेंट बॉडी है,
अगर कोई बॉडी ट्रांसपेरेंट बॉडी है तो वो उसी कलर की दिखाई देगी जिस कलर की लाइट को वो अपने अंदर से पास होने देगी। कोई भी ट्रांसपेरेंट बॉडी है तो उसका कलर वही दिखाई देगा जिस कलर की लाइट को वो अपने अंदर से पास होने दे रही है। और अगर कोई ओपैक बॉडी है, अगर कोई ओपैक बॉडी है तो वो हमें उसी कलर की दिखाई देती है जिस कलर की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। देसी में समझाता हूं। मान के चलिए सन से लाइट आई, मैं ट्रांसपेरेंट बॉडी हूं या ओपैक बॉडी हूं? आप महान हैं, ठीक है। अब सन से लाइट आई, ठीक है, सन से लाइट आई और मेरे ऊपर पड़ी। अब मेरे ऊपर पड़ी तो यहां पर इसका, अगर सपोज करिए आपको इस जैकेट का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है, तो वो ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है? इस ओपैक बॉडी का कलर ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि सन से जो लाइट आई तो लाइट में से ब्लू कलर तो रिफ्लेक्ट हो गया, आपकी आंखों पे पड़ गया, बाकी सबको ये खा पी गया। नहीं आई मेरी बात समझ? बाकी की सारी एब्जॉर्ब हो गई। नहीं आई? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, ओपैक बॉडी का कलर कौन सा वाला दिखाई देता है? जिस कलर को वो बॉडी रिफ्लेक्ट कर देती है। नहीं यही बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, मान के चलिए कोई ट्रांसपेरेंट बॉडी है, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए ये कपड़ा है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये मुझे नीला दिखाई दे रहा है, ऐसे मैं देख रहा हूं सामने से, देखिए ये कपड़ा है और इधर से सनलाइट आ रही है, समझना मेरी बात को। ये कपड़ा है, मेरे हाथ में देख पा रहे हैं आप लोग, और मैं इधर से देख रहा हूं, ठीक है, और यहां से सनलाइट आ रही है। अगर ये ट्रांसपेरेंट बॉडी है और अगर मुझे ये नीले कलर का नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहां से जो लाइट आ रही है उसमें से नीले कलर की लाइट को वो ट्रांसमिट कर रहा है, मुझ तक पहुंचा रहा है, बाकी सबको ये खा पी जा रहा है। नहीं है मेरी बात समझ में? तो ट्रांसपेरेंट बॉडी का जो कलर होता है वो कौन से कलर का दिखाई देती है? ट्रांसपेरेंट बॉडी कौन से कलर की दिखाई देगी? जिस कलर की लाइट को वो अपने अंदर से पास होने देगी। नहीं है मेरी बात समझ में? क्लियर है? और जो ओपैक बॉडी होती है उसका कलर कैसे क्लैरिफाई होता है? जिस कलर की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करती है वो कलर की दिखाई देती है। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? पढ़ लो, आप समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, डिफाइन प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। प्रीवोस्ट साइंटिस्ट का नाम है। प्रीवोस्ट की थियरी क्या कहती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। लिसन, उसने बोला इस दुनिया में कोई भी बॉडी हो और उसका कुछ भी टेम्परेचर हो, ऐसे समझो आप, ये चाय का गिलास है, ठीक है, चाय का गिलास है और इसके चारों तरफ ये सराउंडिंग है। नहीं ये बात समझ में? सीन क्लियर है? इसके आसपास भी काफी सारी कुछ भी चीजें रखी है, कोई भी चीज रखी है, कुछ भी मान लो, क्लियर, ये सराउंडिंग है, एनवायरमेंट है। अब प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज तो समझते हो ना? प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ये कहता है कि इस दुनिया में कोई भी बॉडी हो और किसी भी टेम्परेचर पर हो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी टेम्परेचर हो, हर बॉडी अपने अंदर से हीट रेडिएशंस निकालती है और बाहर जो दूसरी बॉडीज है सराउंडिंग में उनसे हीट रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी करती है। कोई भी बॉडी, मैं यहां पर इस बॉडी को फोकस कर रहा हूं, कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को छोड़कर किसी भी टेम्परेचर पर हो वो अपने अंदर से हीट रेडिएशंस एमिट भी करती है और उसके सराउंडिंग में जो बॉडी है उनसे हीट रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी करती है। और ऐसा तब तक होता है जब तक कि दोनों के टेम्परेचर, कैसी सिचुएशन को कौन सी सिचुएशन बोलते हो? कौन सा इक्विलिब्रियम? समझ गए मेरी बात को? नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? हाँ, समझ गए? कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को छोड़कर किसी भी टेम्परेचर पर हो अपने अंदर से हीट रेडिएशन एमिट भी करती है और उसके सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब भी करती है। और ऐसा प्रोसेस तब तक चलता है, ऐसा एक्सचेंज तब तक चलता है जब तक कि दोनों के टेम्परेचर, और ऐसी सिचुएशन को कौन सी सिचुएशन बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसे? क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग मेरी बात पल्ले पड़ गई? पढ़ लो प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन स्टीफेंस लॉ का। हाँ, डिफाइन स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ की अगर बात की जाए तो दिस इज द स्टीफेंस लॉ।
ये है हमारा स्टीफेंस लॉ। क्लियर? E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। क्लियर? यहां पर अगर मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊं तो कल मैंने बताया था आपको हीट इज इक्वल टू ईट। Q बराबर E80, तो E बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां पर E जो है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं Q अपॉन 80 समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। E यहां पर क्या है इनडायरेक्टली? Q अपॉन 80 है। क्लियर? यस सर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, किसी ने पूछा स्टीफेंस लॉ क्या होता है, तो भैया हम ना जानते ज्यादा, हमें ये बस ये मालूम है E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में आता है स्टीफेंस लॉ। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। सिग्मा इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज स्टीफेंस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज फिक्स 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। क्लियर? वैल्यू याद होनी चाहिए आपको टकाटक बिल्कुल। 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। ये कैसे आया यूनिट में अभी बताऊंगा आपको, लेकिन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 5, 6, 7, 8। क्लियर? 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8। सीन क्लियर है? हेलो, अब बात आती है, हमें इसका स्टेटमेंट याद करना है। याद भी करना है, मैं आपसे पूछूंगा भी और आपको फोड़ूंगा भी। क्लियर? तो गौर से सुनिएगा, इतनी आसानी से आपको स्टेटमेंट याद नहीं होगा। ये समझ में आ गया? बस स्टीफेंस लॉ में आपको ये लिखना है, लेकिन स्टेटमेंट याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं क्या कहानी है। E इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये होता है, और ये प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। बोलो भैया। डेफिनेशन बनानी है, अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर रख दूं, टाइम 1 सेकेंड रख दूं, तो Q प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। थोड़ा मैं लिख दूं सजा के, 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड। सीन क्लियर है सभी को? यस सर। तो बस आपका सब नहीं बताऊं। लिसन एवरीवन, स्टीफन ने क्या बोला कि जैसे कोई भी ब्लैक बॉडी है, ये मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर ब्लैक बॉडी बना दूं। ये मैंने ब्लैक बॉडी बना दी, और ये जो ब्लैक बॉडी ली है ना मैंने, इसका एरिया कितना कंसीडर कर रहा हूं मैं? 1 मीटर स्क्वायर। इसका इससे जो हीट निकल रही है ना, ये हीट रेडिएशन निकल रही है। इससे क्या निकल रही है? ये काहे से निकल रही है? कितने एरिया से निकल रही है? यूनिट एरिया से निकल रही है। और कितने टाइम में निकल रही है? किसी ब्लैक बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी हीट रेडिएशंस एमिट होती हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। यहां पर टेम्परेचर को कैपिटल T से डिनोट किया जा रहा है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा केल्विन में रखेंगे। जिन फॉर्मूलाज में टेम्परेचर को स्मॉल t से डिनोट किया जाता है, मैं बहुत टाइम चिल्लाया हूं पहले भी, जिन फॉर्मूलाज में भी टेम्परेचर को स्मॉल t से डिनोट किया जाता है, वहां पर टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। और जिन फॉर्मूलाज में टेम्परेचर को कैपिटल T से डिनोट किया जाता है, वहां टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखा जाता है। स्टेटमेंट में इस टेम्परेचर को मैंने नॉर्मल टेम्परेचर नहीं बोला, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड है केल्विन में ही रखा जाएगा। नहीं है मेरी बात समझ में? तो किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि व्हाट इज द स्टीफेंस लॉ, एक्चुअली स्टीफेंस लॉ जो हम बोलते हैं वो स्टीफेन साइंटिस्ट ने दिया था। साइंटिस्ट थे ड्यूलोंग, पैटेट, टिंडाल। सुने होंगे ये नाम आप लोगों ने। टिंडाल इफेक्ट तो केमिस्ट्री में शायद सुना भी होगा। हाँ, तो कोई बात बनाने, ड्यूलोंग और पैटेट भी साइंटिस्ट हैं। ड्यूलोंग, पैटेट, टिंडाल, इन सब ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, पर एक प्रॉपर नतीजे पे नहीं पहुंचाए। तो उनके एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हुए फिर इन्होंने अपना एक मॉडिफाई किया और अपना स्टेटमेंट दिया। क्लियर? समझ? लेकिन बेसिस कौन है यहाँ पर? ड्यूलोंग, पैटेट और टिंडाल का एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो अगर कोई पूछे, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है आपसे, लेकिन अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द स्टीफेंस लॉ, तो आप केवल इतना बोल देना, अकॉर्डिंग टू द स्टीफेंस लॉ द हीट रेडिएशंस एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। नहीं है बात समझ? क्लियर? अब यानी मैं ये जो बात कर रहा हूं, ये तो मैंने खोल के आपको समझा दिया पूरा। यानी ये चीज क्या है? हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय अ
perfectly black body is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of the body. नहीं यही बात समझ में? प्रोपोर्शनल हटा दिया, कांस्टेंट आ गया, सिग्मा इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज स्टीफेंस कांस्टेंट. इट्स वैल्यू इज फिक्स. कितनी? 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4. भैया अच्छा, अगर इतने ही बात समझ में आ रही है लाल आ रही, तो गौर से देखिएगा. अब मैं आपको बताता हूँ ये यूनिट कहां से आई. वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4. आप लोग जानना चाहते? यस सर. क्या आप लोग खुद निकालना चाहते? खुद निकालना चाहते? पहले तो आप इसे पढ़ो, पहले आप पढ़ो, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे हम लोग, है ना. उम्मीद करता हूं सब लोग समझ गए होंगे. तो स्टीफेंस लॉ हम लोग को क्लियर है. अकॉर्डिंग टू द स्टीफेंस लॉ, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. क्या हुआ? कोई परेशानी? अब मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया. क्लियर? 2 मिनट के समय में आप मुझे ये बताओ, ये जो स्टीफेंस कांस्टेंट का ये जो यूनिट है, ये कैसे आया, ये आपको बताना है. ठीक है, मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा. क्लियर? करो कोशिश. ओके, तो चलिए देखते हैं जिनका आ गया अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं आया लुक एट द बोर्ड एवरीवन. तो ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 आपने ये लिख दिया. ई बराबर हम लोग बचपन से जानते हैं Q अपॉन AT. सिग्मा टी की पावर 4 नीचे तरे में ले आऊं यारो. बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड, पावर की यूनिट वाट. किसी जगह जूल पर सेकंड लिखा है तो वाट लिख सकता हूं. यस सर. आइए देखें. सिग्मा Q हीट एनर्जी है. यस सर. हीट एनर्जी है तो एनर्जी काय में नपेगी? जूल. एरिया, टाइम, टेम्परेचर की पावर 4. सीन क्लियर है? जूल पर सेकंड की जगह क्या तान दूं? वाट. तो वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4. ये यूनिट आ गई. क्लियर? ये भी लिख सकता हूं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. सीजीएस सिस्टम में करोगे तो जूल की जगह यार आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, वो भी चेंज कर सकते हैं. यस सर. तो आपको समझ में आया कि स्टीफन कांस्टेंट का ये जो यूनिट आया है वो कैसे आया है? यस सर. कर पाएंगे आप लोग? वैल्यू आपको याद रहेगी 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4. आप महान हैं. क्लियर? तो आगे बढ़े. इसके बाद हम लोग यस सर. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है. तो फिर मिलते हैं.